पर्दे के पीछे का खेल क्या है विपिन भाई, ये तो समय के साथ तय होगा, लेकिन इतनी बड़ी रैली बिना किसी पावर ऑफ सेंटर के नहीं हो सकती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज दलाल और बिकाऊ शब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल उस मंच से, उस रैली से करना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चंद्रशेखर के लिए बोले गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती की आज मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक रैली थी और जिस तरीके से इस रैली में भीड़ जुटी है, तो इस भीड़ के मायने आखिर क्या हैं और इस रैली ने क्या संदेश दिया है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। और आपने जिस ज्वलंत मुद्दे को आज हम सबके सामने रखने का प्रयास किया है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी करवट ले रहा है। मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके की भीड़ आज मायावती की रैली में जुटी है, तो इसके क्या मायने हैं, क्या इस रैली ने संदेश दिया है? देखिए विपिन जी, 9 साल बाद मायावती का वो पार्टी का रूप देखने को मिला जो उनके कार्यकर्ता चाहते थे। और 14 अप्रैल 1984 में मान्यवर कांशीराम जी और मायावती जी ने और तमाम उन लोगों ने जो पार्टी के साथ समय समय पर दिखाई दिए, उन लोगों ने इस पार्टी का गठन किया, जिसका मकसद पिछड़ों की, दलितों की, शोषित और वंचितों की आवाज को उठाना रहा है। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो सन 95 में, 97 में, 2002 में और 2007 में। 5 साल का कार्यकाल उनका 2007 से 12 के बीच रहा। बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई और फिर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया। अब जब मायावती और मुलायम सिंह आमने सामने थे, ये सब जानते हैं कि 92 के चुनाव में मुलायम सिंह और काशीराम दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। जब ये नारा आपने सुना होगा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो उस दौरान सत्ता से बाहर निकालने के लिए बीजेपी को यह नारा दिया गया था। और उस नारे के बाद वही बीजेपी थी कि उसी बसपा के साथ मिलकर बीजेपी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम 1995 में किया। तो मायावती और मुलायम सिंह की दोस्ती कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही बीजेपी की राजनीति कभी इधर कभी उधर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में, मैं तो देश की सियासत में कहूंगा विपिन भाई, कि कुछ भी हो सकता है। तो मायावती को जो एक उनका ग्राफ डाउन हो रहा था, आज लाखों की भीड़ ने लखनऊ में साबित कर दिया है कि मायावती आज भी उत्तर प्रदेश की जड़ों में है और वो उस शोषित, वंचित, पीड़ित दलित वर्ग की आज भी मायावती नेता हैं, जिसका सपना उनके जो शुभ चिंतक हैं देखते हैं कि मायावती जी फुल फ्लैश में बाहर आए और उत्तर प्रदेश की कमान संभाले। मुझे लगता है कि उसकी एक झलक मायावती दिखा रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि 9 साल के बाद इस तरीके का कार्यक्रम बसपा का हुआ है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मायावती 2027 के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं, जो राजनीतिक रणभूमि है, तो उसमें मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर चुकी हैं? निश्चित तौर पर विपिन भाई, देखिए 25 लगभग जाने ही वाला है, 1-2 महीने में चला जाएगा। हमारे पास बचता है 26 का साल। 27 में फरवरी में चुनाव हो जाएंगे। तो अब समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी बिसात बिछना शुरू हो गया है। मायावती 9 साल बाद क्यों एक्टिव हो रही हैं, ये आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं, जब आप 10 साल से ज्यादा सत्ता में रह लेते हैं, लगभग 10 साल, तो फिर एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। अब मायावती को लगने लगा है कि जो उनकी राजनीतिक विरासत है वो कहीं चंद्रशेखर के पास ना चली जाए। यही कारण है कि आज की उस रैली में मायावती ने सबसे बड़ा हमला चंद्रशेखर और उनकी जो आजाद समाज पार्टी है और जो भीम आर्मी है, यानी कि वो संगठन जो दलितों के हितों की बात कर रहे हैं, उस पर साधने का काम किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज दलाल और बिकाऊ शब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल उस मंच से, उस रैली से करना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चंद्रशेखर के लिए बोले गए हैं। और अब मायावती का जो कोर वोटर है विपिन भाई, वो आज भी दलित वर्ग है, जिसमें जाटव और नॉन जाटव आते हैं। और जो बुजुर्ग है ना, वो आज भी मायावती को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर के पास जाना उस वर्ग की मजबूरी हो गई थी। इस वजह से वो वर्ग थोड़ा सा कहीं ना कहीं बसपा से छिटक रहा था और ये 2027 की तैयारी में बसपा लग चुकी है। अब देखना होगा भाई कि आने वाले वक्त में बसपा के वोटर या बसपा के सपोर्टर कितने बढ़ते हैं, क्योंकि मायावती ने मन से आज एक और बहुत बड़ी बात कही विपिन भाई कि विपक्षी दल, जो विरोधी दल है यानी कि जो बसपा के,
वो चंद्रशेखर को सदन में भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जंप मिल जाए और इस दलित वोट को बांटा जाए। ये मायावती का सीधा अपने लोगों को कहना था कि ये बटोगे तो नुकसान में रहोगे, आपकी हिस्सेदारी बसपा में है, बसपा में ही रहिए। लेकिन थोड़ा सा बसपा में कमी हो गई है कि समाजवादी के मुलायम के पास तो अखिलेश हैं, लेकिन बसपा के पास तो अखिलेश नहीं है, वो आनंद है। आनंद अखिलेश की भूमिका में अभी नहीं आए। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मायावती के दिमाग में भी चंद्रशेखर हैं और उन्हें लगता है कि जो खासकर बसपा का जो कोर वोटर है, दलित समाज जो है, बिल्कुल वो चंद्रशेखर की तरफ खिसक रहा है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के टाइम पे और लालू यादव के टाइम पे आपने देखा होगा कि MY समीकरण चलता था, यानी मुस्लिम और यादव। लेकिन अब अखिलेश यादव ने उस पूरे के समीकरण को बदल दिया। अब आ गया PDA, इट मीन्स पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और सब जानते हैं कि पिछड़े में OBC, दलित में SC और अल्पसंख्यक में हमारे मुस्लिम समाज के लोग। अगर ये एकजुट हो गए उत्तर प्रदेश में और वाकई में एक नाके से निकल जाते हैं, तो फिर अखिलेश यादव को रोकने वाला नहीं है। और मायावती समझ रही है कि धीरे धीरे आपका वोट बट रहा है। सुविधाओं के नाम पर जो योजनाएं सरकार चला रही है, कुछ बीजेपी की तरफ जा रहा है छुटपुट, कुछ को चंद्रशेखर गुमराह कर रहे हैं, मायावती का ऐसा मानना है। और PDA के नाम पे अखिलेश उनको लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो यही कारण है कि मायावती को लगने लगा है कि नहीं, अब इसको दोबारा समेट लिया जाए। और देखिए, मायावती के एक आह्वान पर लाखों की भीड़ जब लखनऊ में इकट्ठा होती है, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश में मायावती का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। स्लो डाउन जरूर हो सकती हैं चीजें, लेकिन मायावती को भी उत्तर प्रदेश से खत्म नहीं किया जा सकता जब तक मायावती की सांस में सांस है। क्या मायावती की इस रैली ने आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद की उम्मीदों पर एक तरह से पानी फेरा है? देखिए, जो भगदड़ मची हुई है ना बसपा के बाद, और सबको लगता है कि चंद्रशेखर में वो ताकत है, वो कुव्वत है मायावती वाली, लेकिन बहुत जल्दी चंद्रशेखर कुछ विवादों में फंस गए, जैसे घावेरी का विवाद। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, कुछ उनके वीडियोस, फोटोज जो हैं अल्कोहल के साथ आए। उसके थोड़ा पहले आपने देखा होगा कि राजपूतों से दुश्मनी मोल ले ली, उनके ऊपर हमला हो जाता है। तो ऐसा लगने लगा कि चंद्रशेखर कहीं ना कहीं मायावती की उस विरासत को कैप्चर करना चाहते हैं, खुद अपने दम पे नहीं है, मायावती के वोट को कैप्चर करना चाहते हैं। आपने देखा होगा एक पॉडकास्ट में वो खुद मायावती जी के यहाँ फोन मिला रहे हैं, तो ये दिखाना चाह रहे हैं। और कभी मायावती के खिलाफ नहीं बोलते हैं चंद्रशेखर। तो ये कारण है कि चंद्रशेखर की नींद थोड़ी सी तो जरूर आज उड़ेगी मायावती की बातें सुनकर। और उस दलित वर्ग को जिसको उम्मीद चंद्रशेखर से थी, उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा विराम अब जरूर लगेगा। और जो बसपा के नेता बेचारे जो ऐसे निर्जीव से पड़े हैं, उनको भी आज कहीं ना कहीं संजीवनी मिलने का काम इस रैली के द्वारा हो रहा है। विपिन भाई, सचिन जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मायावती मजबूत होती हैं तो क्या भाजपा को नुकसान होगा, और अगर अखिलेश यादव मजबूत होते हैं तो क्या भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, बीजेपी को तो सही मायने में मायावती से नुकसान है, क्योंकि अखिलेश यादव और मैं मुलायम सिंह यादव का जिक्र करूंगा। जब कभी अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव को इन्हीं भाजपा के लोगों ने मुल्ला मुलायम कहना शुरू किया था। तो एक तरफ तो मुल्ला मुलायम थे और एक तरफ वो थे कि जो राम मंदिर बनवाना चाहते थे। तो दोनों की आपस की जो राजनीति थी, उसमें कभी मुलायम सत्ता में आ गए तो कभी बीजेपी ने राम मंदिर की लहर को यूपी से हवा देने का काम किया। और यही कारण था कि सन 92 में कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद सन 96 में देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। तो इस ध्रुवीकरण की राजनीति में तो एक तरफ मुलायम सिंह को बीजेपी से फायदा है, अखिलेश को, और अखिलेश की राजनीति से बीजेपी को फायदा है, क्योंकि दोनों आपसी ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। एक की राजनीति कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म और जाति पर टिकी है, अखिलेश यादव की, और बीजेपी की राजनीति उनके खिलाफ है। तो मायावती को का आगे बढ़ना तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन बीजेपी के सामने मायावती अब अखिलेश यादव की तरह डटकर अड़कर खड़ी होंगी 27 में, वो भी इतनी जल्दी, तो ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मायावती एकदम से खड़ी होकर के बीजेपी को टक्कर दे देंगी। तो मुकाबला फिर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होता हुआ नजर आएगा। बशर्त ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन भी हो सकता है, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने कुछ तंज कांग्रेस पर जो कसे हैं, उससे कुछ एक तीसरे नए गठबंधन की सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, जिसमें बीएसपी और कांग्रेस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, कभी और बहुत से गुल खिलेंगे, क्या पता किस चीज को लेकर मायावती दिमाग में रख रही हैं, क्योंकि बहुत साइलेंट नेता हैं और जो मायावती करती हैं वो उनके समर्थकों को ज्यादातर पता भी नहीं होता कि मायावती क्या फैसला लेंगे।
मायावती ने तो रैली में स्पष्ट कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी और अकेले ही बहुमत हासिल करेंगे। देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हम कमजोर हैं, हमें दूसरे का सहारा चाहिए, आपको पता है विपिन भाई की राजनीति में कई बार फैसले चुनाव के बाद भी लिए जाते हैं। जब आपकी सीटें आ जाती हैं तो गठबंधन की जरूरत पड़ती है, कोई बाहर से गठबंधन करता है तो कोई सहयोगी के साथ मिलता है, कोई चुनाव से पूर्व भी गठबंधन हो सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन मायावती का कहना अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो वो आप भी जानते हैं कि अभी मायावती उस परिस्थिति में नहीं है कि 9 साल बाद आप आएंगे और ये कहेंगे 2027 में कि हम चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाएंगे। तो उस चीजों में थोड़ा अभी मैं मानता हूँ लैप्स है। हो सकता है मायावती के साथ किसी भी दल का गठबंधन हो जाए, क्योंकि ओवैसी खुद घूम रहे हैं गठबंधन करने के लिए, कांग्रेस को कोई गठबंधन करने के लिए चाहिए। तो यूपी में क्या बिसात बिछेगी ये वक्त के साथ देखना होगा। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले मायावती को लेकर सवाल किया और अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया। अब मैं मायावती और चंद्रशेखर को लेकर आपसे सवाल करूंगा। बीजेपी को मायावती से ज्यादा खतरा है या फिर चंद्रशेखर आजाद से? देखिए, बीजेपी को खतरा है इस दलित वोट से, जिस तरफ ये झुकेगा और अल्पसंख्यक इसके साथ जाएगा तो बीजेपी को उससे नुकसान है। लेकिन अभी पैरेलल खड़े हैं दोनों, चंद्रशेखर भी पैरेलल खड़े। चंद्रशेखर उस पोजीशन में नहीं है कि आज वो इतना जंप ले लेंगे कि वो पूरा दलित वोट इनके साथ जुड़ जाएगा, मुसलमानों को भी जोड़ लेंगे। ठीक है, वो आजम खान से मिलने जेल चले गए, वो ओवैसी के साथ भी बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती जो है वो अपनी जगह पर स्टैंड कर रही है। मायावती ने इतना टाइम शासन किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन एकदम से उनका बीजेपी में आकर बैठना और पैसे के आरोप मायावती पर लगना कि भाई पैसे लेकर मायावती टिकट बांट रही है, ये आरोप मायावती पर समय समय पर लगे। इसके अलावा पिछले 5 से 7 वर्षों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये आरोप मायावती पर लगे कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। तो इसमें उनके वोटर को तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो अल्पसंख्यक है, जो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है, उसके मन में कहीं ना कहीं सवाल पैदा हुआ कि कहीं बहन जी वाकई में बीजेपी के लिए काम तो नहीं कर रही है। लेकिन अब ऐसे ही आरोप चंद्रशेखर पर भी लगने लगे हैं। आपने खुद देखा मायावती ने आज क्या कहा कि जो विरोधियों की गोद में बैठकर दलितों का शोषण करने का काम और दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मायावती पर तो यही जो सवाल उठ रहे हैं इतने टाइम के बाद उठ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर पर तो बहुत जल्दी ये सवाल उठ रहे हैं। तो चंद्रशेखर के समर्थकों को भी सोचना होगा, चंद्रशेखर खुद सोचना होगा कि जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और दोनों मुझे तो लगता है पैरेलल खड़े हैं बीजेपी के लिए। इस रैली के बाद अब चर्चाएं सचिन जी ये हैं कि जिस तरीके से मायावती की इस रैली को मीडिया कवरेज मिला है और जिस तरीके से मंच से मायावती ने योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार की तारीफ की है, तो लोगों का मानना यह है कि इस रैली के पीछे भाजपा है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर का ग्राफ बढ़ रहा है, तो वो जो ग्राफ है उससे मायावती को भी खतरा है और बीजेपी को भी खतरा है। देखिए, चंद्रशेखर का ग्राफ अभी इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि 2027 में सरकार बना लेंगे। तो वो ये तो बड़ा हास्य वाली बात है कि चंद्रशेखर 2027 में कहीं चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन 1995 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने वाले तो भाजपा के लोग थे। जब मायावती का गेस्ट हाउस कांड हुआ था, आपको याद होगा, उसमें बचाने वाले भी ज्यादातर बीजेपी के ही लोग थे। और 1992 में सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई थी, तो वो मुलायम सिंह यादव ने ही गठबंधन करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो वो गलती करने के लिए अखिलेश यादव से भी कहा गया, भाई 2022 के चुनाव में आप चंद्रशेखर से दोस्ती कर लो, इनसे हाथ मिला लो और ये आपके लिए जो है फेवरेबल साबित हो सकते हैं, वोट नहीं कटेगी। लेकिन अखिलेश यादव को उस टाइम लोगों ने कहा कि भैया जो गलती आपके पिताजी ने सन 1992 में की थी, आप वो गलती मत कीजिएगा, चंद्रशेखर को हवा देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने जो सवाल किया कि भाई क्या बीजेपी इसके पीछे है, कहीं बीजेपी का तो हाथ इसके पीछे नहीं है, क्या मीडिया कवरेज जो मिल रही है और क्या बीजेपी की शय पर हो रही है? तो राजनीति में हो कुछ भी सकता है, मैं ये नहीं कह सकता। हो सकता है कहीं कुछ सीटों पे कम रहा बीजेपी का आंकड़ा। तो जो स्मारक की बात मायावती ने आज की कि 2007 से 2012 तक जो स्मारक हमने बनाए, जिन हाथियों को हमने पूजा, उस हाथियों का रख रखाव करने के लिए हमने उन स्मारकों में टिकट की घोषणा की थी, उस टिकट से उनका रख रखाव होगा। मायावती ने मन से कहा कि समाजवादी की सरकार में इन टिकटों के पैसों को भी लूट लिया गया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार इनका रखरखाव अच्छे से कर रही है और मैनेजमेंट अच्छे से कर रही है। तो पर्दे के पीछे का खेल क्या है विपिन भाई, ये तो समय के साथ तय होगा। लेकिन इतनी बड़ी रैली बिना किसी पावर ऑफ सेंटर के नहीं हो सकती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं आपके एक पिछले जवाब पर आता हूं। जिस तरीके से आपने कहा कि मुलायम सिंह के पास तो अखिलेश यादव थे, लेकिन मायावती के पास अखिलेश नहीं है, मायावती के पास आनंद है। तो आप आनंद को कम आंक रहे हैं।
नहीं, आनंद को तो इसलिए कम मार्क है ना, आनंद को भी राजनीति की उतनी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अभी वो ना सांसद बने ना विधायक बने, जबकि आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह ने अपने समय पर रहते ही अखिलेश यादव को सांसद बनाया, डिम्पल यादव को सांसद बनाया, तो राजनीति के गुरु तो अखिलेश यादव में अपने पिता वाले हैं, तो उसमें कोई दोराय नहीं है। और देखिए अभी आनंद को कुछ दिन पहले मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, उनके ससुर के कहने पर, उनके जो ससुर के बीच जो डिफरेंसेस हुए, तो फिर दोबारा पार्टी में ले लिया। तो अभी आनंद को अखिलेश बनने में तो भैया बहुत समय लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पर मुलायम सिंह के सुपुत्र जो अखिलेश यादव हैं, उनकी जैसा लीडर बनना, बीजेपी के सामने अड़कर सियासत करना और आजम खान जैसों को दोबारा घर वापसी कराना, जबकि आजम खान ये कह रहे थे कि मेरे सामने जब उनसे पूछा गया कि क्या भैया, कल ही पूछा गया कि भैया क्या बसपा में जाने की तैयारी तो नहीं है, 9 अक्टूबर को बहन जी रैली कर रही हैं, तो क्या तैयारी है वहां जाने की? उन्होंने कहा मैं तैयार नहीं हूं जाने के लिए, बशर्ते मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन सी गाड़ी, कि यदि कोई गाड़ी भेजेगा तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए गाड़ियां इंतजार कर रही हैं। तो फिर उनसे पूछा गया तो क्या बसपा की गाड़ी का आप इंतजार कर रहे हैं, बसपा में जाने की कोई तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा 50 साल से जहां हूं अभी वहीं हूं और मैं साइकिल वाला हूं। तो राजनीति में अभी आनंद अभी उस तरह से खड़े नहीं हुए हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव खड़े हैं। अब मायावती आने वाले वक्त में आनंद को कितना खड़ा कर पाएंगी और चंद्रशेखर के साथ उस वर्ग का कितना वोट जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है विपिन भाई। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके की भीड़ इस रैली में जुटी है, तो क्या इस भीड़ के आधार पर कहा जा सकता है कि 2027 में मायावती सत्ता में वापसी कर सकती हैं? नहीं देखिए, ये मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ये चीज इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है कि मायावती सत्ता में काबिज हो जाएंगी, लेकिन हाँ एक समीकरण जरूर ढूंढने की मायावती कोशिश कर रही हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है। उस समीकरण पर वो काम जरूर कर रही है। मैंने अभी भी आपके दर्शकों को बताया कि बिना पावर ऑफ सेंटर के इतनी बड़ी रैली करना ये एकदम से जो है इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसके पीछे कुछ ताकतें काम कर रही होंगी देश के अंदर, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और मायावती सत्ता में आएंगी ये भी मैं एकदम से नहीं कह सकता कि अचानक से तो 27 का चुनाव जीत जाएंगी। या तो मायावती बैसाखियों पर किसी के साथ मिलेंगी या मायावती किसी की बैसाखी बनेंगी। किंग मेकर की भूमिका में मायावती जरूर आ सकती हैं 2027 में। वो जो सोशल इंजीनियरिंग बसपा की रहा करती थी अलग अलग जातियों के हिसाब से, तो आपको वर्तमान समय में क्या लगता है, मायावती के साथ और जातियों का वोट है या बस उसका जो केवल कोर वोटर है दलित वो बस उनके साथ रह गया है? देखिए अभी तो सिर्फ दलित में भी फूट पड़ चुकी है उनकी, जब से चंद्रशेखर का उदय हुआ है। आप देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे मुसलमान के बड़े नेता उनकी पार्टी में रहे हैं, रामअचल राजभर जैसे बहुत बड़े नेता उनके यहाँ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता उनके यहाँ रहे हैं पार्टी में जो मंत्री रहे, लेकिन समय के साथ साथ जाते रहे। एक सतीश चंद्र मिश्र हैं जो हैं उनके साथ अभी डटे हुए हैं। नहीं तो आपने देखा होगा जब बसपा की शुरुआत हुई तब कहा गया था बाम सेफ की कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो ऐसे नारों के साथ बाम सेफ, DS4 दलित शोषित संघर्ष समिति बनाई गई। तो इन नारों के साथ बसपा की शुरुआत हुई थी, जहां पर यह कहा गया कि जो स्वर्ण वर्ग है उसको हटाकर के BSP जैसे दलों को उत्तर प्रदेश में लाना होगा, तभी शोषित, वंचित और पीड़ित की लड़ाई को लड़ सकता है, और जिसमें मायावती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूं कि भाई मायावती किंग भले ही ना बने, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में 2027 में जरूर नजर आ सकती हैं, यदि इसी फ्लो में एक साल में काम करेंगी तो। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।